हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। आज के इस सेशन में एनसीएल असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मॉडल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट है सॉम पार्ट 5 यानी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट 5 यानी ये लास्ट एपिसोड है सॉम का। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करेंगे और इसका पीडीएफ जो है आप लोग को आज टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। टोटल 70 क्वेश्चन का एक साथ पूरा पार्ट 1 टू पार्ट 5 तक। तो टेलीग्राम ग्रुप अगर आप ज्वाइन नहीं किए होंगे तो नीचे लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड वहाँ से कर सकते हैं। और पार्ट 1 टू 4 अगर अभी तक सॉम का नहीं देखे होंगे तो वो भी आप लोग आई बटन पे ऊपर क्लिक करेंगे और देख लेंगे वहाँ से। तो ये लास्ट एपिसोड का क्वेश्चन नंबर 55 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 54 तक हमारा क्वेश्चन हो चुका है, आप लोग देख लिए होंगे। ठीक है, तो चलिए 55 नंबर जो क्वेश्चन है, इफ द डायमीटर ऑफ द कॉलम इज रिड्यूस बाय 30%। एक कॉलम है उसका डायमीटर जो है वो रिड्यूस कर रहा 30% अगर करता है तो क्या होता है, देन व्हाट विल बी द चेंज इन द यूलर बकलिंग लोड इन परसेंटेज। तो यूलर बकलिंग लोड में क्या चेंजेस होगा, कितने परसेंटेज में चेंजेस होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखेंगे यूलर्स इक्वेशन जो है, यूलर्स बकलिंग लोड यानी पीई इक्वल टू आपको पता है पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर यानी इफेक्टिव लेंथ स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला है हमारा। और अभी देखिए डायमीटर पूछ रहा है, कॉलम का डायमीटर दिया हुआ है 30% रिड्यूस कर रहा है। तो फॉर सिलेंड्रिकल कॉलम के लिए होता है, फॉर सिलेंड्रिकल कॉलम मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू होता है पाई अपॉन 64 डी टू द पावर 4। ठीक है, तो इस I की जगह पे हम लोग इसको पुट करेंगे। तो एक एक पहले निकालते हैं। पीई बकलिंग लोड 1 का निकालेंगे तो पाई, देखिए इसको I की जगह पे अगर इसको पुट करेंगे, हम पुट करके नहीं देखेंगे, आपको डायरेक्ट सॉल्व कराएंगे। तो पाई इंटू पाई जब होगा तो पाई क्यूब हो जाएगा और E जो है वो ऐसे ही रहेगा E, और डी टू द पावर 4 रहेगा ऊपर में, नीचे में 64 रहेगा डिनोमिनेटर में। तो ये लिख देंगे आप 64 और एल ई स्क्वायर। ओके, ये हो गया। उसके बाद अगर हम बकलिंग लोड सेकेंड का करते हैं, जब रिड्यूस करने के बाद 30% जब रिड्यूस हो जाता है, ये तो मेन है। उसके बाद क्या होता है 30% रिड्यूस कर रहा है, इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ी डायमीटर की, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ही डायमीटर की बात हो रही है। ठीक है, तो बकलिंग लोड सेकेंड का निकालेंगे तो ये भी हो जाएगा पाई क्यू ई, और आई की जगह पे ये पुट करेंगे, पुट तो कर दिए तभी पाई स्क्वायर पाई क्यू हो गया है। ठीक है, अब डायमीटर डी टू द पावर 4 है तो रिड्यूस कर रहा है कितना 30%। 30% रिड्यूस कर रहा है मतलब 30 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, परसेंटेज को हटाते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं तो 0.3 हो जाएगा। तो 1 माइनस 0.3 हो जाएगा, मतलब कोई चीज़ एक है और उसमें से 30% रिड्यूस हो गया तो कितना बचा 0.7, ऐसे निकाला जाता है परसेंटेज। ठीक है, तो डी डायमीटर क्या हो जाएगा, डी टू द पावर 4 जो ये है तो हो जाएगा 0.7 डी टू द पावर 4, ये हो जाएगा अपॉन 64 एल ई स्क्वायर। ओके, अब इसको परसेंटेज में निकालने के लिए आपको थोड़ा सा परसेंटेज जो होता है मैथमेटिक्स उसका नॉलेज होना चाहिए, ये सॉल्व हो जाएगा। मैथमेटिकल इक्वेशन है और कुछ नहीं है इसमें। एक आपका इंजीनियरिंग क्या है, सिर्फ एक आपको फार्मूला याद रखना है, बाकी जो है मैथ है, एप्टीट्यूड है। ठीक है, तो बकलिंग लोड 1 माइनस बकलिंग लोड 2 अपॉन बकलिंग लोड 1, इसका परसेंटेज निकालने के लिए ये कर रहे हैं कि रिड्यूस होता है जब 30% से तो हमें यूलर्स बकलिंग लोड क्या मिलेगा। तो बकलिंग लोड 1 जो है, अगर इसको हम लोग पुट करते हैं ये दोनों को तो हमें मिलेगा, ये सारा चीज़ कट जाएगा। ठीक है, ये बचेगा आपको तो 0.7 टू द पावर 4 और इसमें हो जाएगा 1 अपॉन नीचे भी 1 होगा पुट करने के बाद। तो ये आंसर जो होगा वो होगा माइनस में आएगा 0.7599। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो अप्रोक्स वैल्यू ले लेंगे हम लोग, तो अप्रोक्स जो होगा
वो 0.75 होगा माइनस में। तो यहाँ माइनस और प्लस दिया नहीं है कि परसेंटेज में कितना फर्क पड़ेगा, कितना चेंज होगा। तो 75 राइट आंसर हो जाएगा 75। इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन कॉलम में नहीं आएगा, यही हार्ड है। बाकी सारे क्वेश्चन जो होते हैं वैल्यू पुट करना होता है, सिंपल आंसर निकालना होता है। मैक्सिमम चांसेस ये है जेई लेवल का कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं तो डायरेक्ट आपसे फार्मूला ही पूछा जाएगा, या फिर एक दूसरे से कंपेयर करके पूछा जाएगा कि इस वो क्वेश्चन भी आगे बताया हूँ इसके पहले, और आगे भी एक और क्वेश्चन लेता हूँ, समझ में आएगा कि कैसे कंपेयर करके कॉलम को पूछा जाता है क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हेन अ स्टील कॉलम इज सेट टू बी शॉर्ट द सिलेंडरनेस रेशो इज। तो इस ऑप्शन में से ही देखना है, तो लेस देन हमें लिखना होगा 30। ऐसे लेस देन 80 भी अगर होता, इसके पहले किए थे, तो इस कॉलम को भी शॉर्ट कॉलम ही बोला जाता है, शॉर्ट कॉलम। तो वो ऑप्शन में तो नहीं है, ग्रेटर देन 30 है, लेस देन 120 तक तो जाना नहीं है हमें, ग्रेटर तो होगा नहीं, ये यहाँ तक जाना नहीं है, तो इसलिए लेस देन 30। तो जो ऑप्शन में होता है उस हिसाब से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द यूलर्स बकलिंग लोड ऑफ कॉलम हैविंग बोथ एंड फिक्स एंड सेकेंड है बोथ एंड हिंज। मतलब इसका रेशियो हमें निकालना होगा। ठीक है, तो देखिए ऐसे ही क्वेश्चन मोस्टली आता है कॉलम का। तो आपको पता है फार्मूला नहीं लिखते हैं, लिख देता हूँ चलिए। पीई बकलिंग लोड का एक कॉमन जो फार्मूला होता है पाई स्क्वायर ई आई अपॉन क्या है एल ई स्क्वायर। ओके, ये होता है फार्मूला। ठीक, फर्स्ट है बोथ एंड फिक्स, फर्स्ट है बोथ एंड फिक्स। तो बोथ एंड फिक्स जब होगा तो एल ई इफेक्टिव लेंथ इक्वल टू होता है L/2। ठीक है, तो इसमें पुट करेंगे तो PE 1 का अगर निकालते हैं तो हो जाएगा पाई स्क्वायर EI अपन LE स्क्वायर, यानी L/2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो L/2 का स्क्वायर मतलब L स्क्वायर अपन 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, L स्क्वायर अपन 2 स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 4 हमको डायरेक्ट ऊपर ले लेते हैं, इसके नीचे में अपन में लिखेंगे, इससे अच्छा ऊपर लिख लेते हैं, ये हो गया। ठीक है, सेकंड क्या बोल रहा है, बोथ एंड हिंज, दोनों एंड जब हिंज होगा तो इफेक्टिव लेंथ जो होगा वो होगा L, यानी PE 2 बकलिंग लोड 2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें पुट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, पाई स्क्वायर EI अपन LE के स्क्वायर की जगह पे L स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया। अब इस दूसरे को कंपेयर करेंगे आप, PE 1 अपन PE 2। ठीक है, बकलिंग लोड 1 अपन बकलिंग लोड 2 जब करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए इस ये देखिए यहाँ पे ये क्या है, कॉमन है ना। तो ऊपर बच जाएगा सिर्फ 4, ये वाला 4, और नीचे कुछ नहीं बचेगा, मतलब 1 बच जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 4:1। ओके, तो राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4:1। तो इस टाइप से ही मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। ज़्यादा चांसेस है आपको डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ लिया जाएगा, तो ये भी ध्यान रखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 58। और फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, अगर अच्छा लग रहा होगा पढ़ाना तो आप कमेंट्स कीजिएगा, कैसा है, कुछ भी सजेशन हो तो आप सजेस्ट भी कर सकते हैं, कुछ चेंजेस करना होगा, या जैसे भी पढ़ा रहा हूँ आप कमेंट्स करके मुझे बताएंगे, उससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है फीडबैक आपके मिलने से। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, जितने स्टूडेंट लाइक करते हैं मैं सोचता हूँ कि मैं उतने ही स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ और उतने ही स्टूडेंट मेरे से पढ़ रहे हैं, वही सीरियस है। ओके, तो इसलिए लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर अच्छा लग रहा होगा तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फॉर अ हेलिकल स्प्रिंग इंडेक्स इज, हेलिकल स्प्रिंग का स्प्रिंग इंडेक्स पूछ रहा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा D, द रेशियो ऑफ मीन कॉइल डायमीटर टू वायर डायमीटर। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 59, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका डायरेक्ट आंसर भी याद कर सकते हैं, बट आपको सॉल्व करके बताऊंगा मैं। टू स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस K1 एंड K2 रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये इंपॉर्टेंट है कि कनेक्टेड किस में, सीरीज में है या पैरेलल में है। ठीक है, व्हाट विल बी द स्टिफनेस ऑफ कंपोजिट स्प्रिंग, तो उसका स्टिफनेस पूछ रहा है कंपोजिट स्प्रिंग का। 2 स्प्रिंग एक दूसरे से सीरीज में कनेक्टेड है, तो इस टाइप से है, 2 स्प्रिंग है, ये इस टाइप से डायग्राम बनेगा। ठीक है,
ये सीधी लाइन है, ये K1 पहला स्प्रिंग और ये दूसरा स्प्रिंग K2, ठीक। तो ये एक फार्मूला होता है डेल्टा C कंपोजिट स्प्रिंग का इक्वल टू होता है डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा C W/KC लिखेंगे यहाँ पे इक्वल टू W/K1 प्लस W/K2, ये W1 W2 होगा, ठीक है। बट क्या होता है W1 इक्वल टू W2 इक्वल टू W होगा, ठीक है। जब सीरीज में है तो वेट जो होगा वो सेम होगा, वेट डिफरेंट नहीं होगा। तो हमारा इक्वेशन जो बनेगा 1/KC इक्वल टू W कैंसिल हो जाएगा सारा, 1/K1 प्लस 1/K2। जब इसको सॉल्व करेंगे 1/KC, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा K2 प्लस K1/K1 K2, ठीक है। अब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है। इसको जब रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा KC/1, ठीक है 1। तो इसको भी रेसिप्रोकल करेंगे तो ऊपर चला जाएगा K1 K2 और नीचे K2 प्लस K1। तो K2 प्लस K1 को हम लोग K1 प्लस K2 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है प्लस में, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका D, K इक्वल टू K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ऐसे होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, इन अ क्लोज्ड हेलिकल स्प्रिंग सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल लोड अदर क्वांटिटीज रिमेनिंग द सेम इफ द वायर डायमीटर इज डबल, ठीक है। वायर डायमीटर डबल है एंड मीन रेडियस ऑफ द कॉइल इज ऑल्सो डबल, देन स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग व्हेन कंपेयर टू ओरिजिनल वन विल बिकम। तो वायर डायमीटर जो है स्मॉल d से डिनोट करेंगे और मीन रेडियस ऑफ कॉइल जो है वो कैपिटल RM से डिनोट करेंगे, ठीक है। मतलब मीन रेडियस RM हो जाएगा तो मीन डायमीटर क्या हो जाएगा DM हो जाएगा और ये वायर डायमीटर स्मॉल d। तो क्या बोल रहा, डाटा हमें दिया हो गया है यहाँ पे कि स्मॉल d जो है वो वायर डायमीटर ये डबल हो जा रहा है, मतलब 2d है, और मीन रेडियस ऑफ कॉइल डायमीटर, मीन रेडियस ऑफ द कॉइल जो है, कॉइल का मीन रेडियस जो है डबल है, मतलब RM जो है ये डबल है तो DM भी डबल होगा। तो हम लोग लिख देंगे मीन डायमीटर भी डबल, तो 2 और D लिख देंगे, ओके। ये लिख दिया हमने। अब देखिए हमारे पास फार्मूला क्या है, क्यों लिखे ये स्टीम हेलिकल स्प्रिंग बोल रहा, तो स्प्रिंग स्टिफनेस का फार्मूला लिखेंगे, लिखिए स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, ओके, यानी K इक्वल टू होता है, फार्मूला है याद कर लीजिएगा इसको, GD⁴ अपॉन 8DQN, ये होता है फार्मूला। ये जो है स्मॉल d यहाँ पे वायर डायमीटर है और कैपिटल D डिनोमिनेटर का जो है वो है मीन डायमीटर, मीन कॉइल डायमीटर। तो इसमें हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे, तो इसको ले लेते हैं K डैश लिखते हैं और G स्मॉल d कितना है 2D जब हो जा रहा, बाकी सब तो सेम है, तो 2D⁴, ठीक है, अपॉन 8DQ, DQ क्या है ये भी 2DQN है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, G इंटू 2⁴ जो है, मतलब 2 को 4 बार मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, ठीक है। तो आप नहीं ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नीचे कट जाएगा, तो हम ऐसे ही लिखते हैं 2⁴ इंटू D⁴। देखिए नीचे कैंसिल हो जाएगा, नीचे भी कुछ आ रहा है, ओके। तो देखिए ये नीचे 8 हो जाएगा इंटू 2DQ यानी 2Q इंटू कैपिटल DQ इंटू N हो जाएगा, ठीक, ये मिल गया आपको। अब देखिए 2Q से 2Q यहाँ कैंसिल होगा, एक
2 टू द पावर 1, एक 2 यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। तो एक बच गया तो 2 एक कम 2, 2 चौक 8, 4 से एक कैंसिल हो गया कैंसिल। तो चलिए अब सॉल्व कर, नहीं इसको कट नहीं करेंगे, सॉरी, इसको देखिए, इसको कट करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको 2 ऐसे ही रहने दीजिए, इसको 8 ऐसे ही रहने दीजिए। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, 2 ऐसे ही रहने दिए, जी डी टू द पावर 4, ये g और d टू द पावर 4 हो जाएगा, और नीचे जो हो जाएगा वो 8 ऐसे ही रहने दीजिए, 8 डी क्यू एन, ठीक है। थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ, हाँ, तो ये हो गया। तो अभी ये क्यों रहने दिया कि ये जी डी टू द पावर 4 और 8 डी क्यू जो है इसके जैसा है के, तो क्या हो गया 2k, यानी कितना हो जा रहा, देन द स्टीफनेस ऑफ स्प्रिंग व्हेन कंपेयर टू ओरिजिनल 1 विल बिकम। तो ओरिजिनल से कंपेयर कर रहे हैं तो स्टीफनेस ऑफ स्प्रिंग जो हो गया नया वाला 2 गुना ज़्यादा हो गया, तो लिखेंगे ट्वाइस, राइट आंसर ए हो जाएगा ट्वाइस, ओके। तो क्वेश्चन को थोड़ा देखना होता है कि कैसे सॉल्व करना है, क्या पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं कट कर रहा था, वो जो गलती कर रहा था, तो यही देखना है, ऐसी गलती नहीं करना है, कि देखना है कि पूछ क्या रहा है, ठीक है। उस हिसाब से हमें सॉल्व करना होता है क्वेश्चन को। अगर डाटा दिया गया है तो डायरेक्ट आपको आंसर लाना होगा, तो उस हिसाब से आंसर कट कुट करके आप आंसर ला देंगे, वैल्यू अगर लाना होगा तो। बट आपको देखना है, हमेशा ध्यान रखना है कि ऑप्शन में क्या पूछा गया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे, द टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन अ बॉडी इज टर्म एज। टोटल स्ट्रेन एनर्जी जब बोल रहा है या फिर होल स्ट्रेन एनर्जी बोल रहा है तो राइट आंसर होता है प्रूफ रेजिलेंस। अगर टोटल का नाम नहीं लिया या होल का नाम नहीं लिया, ऐसे ही पूछा द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन अ बॉडी इज टर्म एज, तब होता है रेजिलेंस, तो ये होगा प्रूफ रेजिलेंस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन अ बॉडी व्हेन द लोड इज ग्रेजुअली अप्लाइड इज। ग्रेजुअली अप्लाइड हो रहा है लोड, तो स्ट्रेन एनर्जी पूछ रहा कि जो बॉडी में स्टोर है वो कितना होगा, तो राइट आंसर होगा डी। इसको फार्मूला याद कर लीजिएगा आप लोग, सिग्मा स्क्वायर वी अपॉन ट्वाइस ई। इसमें जो सिग्मा होता है वो होता है स्ट्रेस, ठीक है, और वी जो होता है वो होगा वॉल्यूम, और ई जो होगा कैपिटल ई, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और यंग्स मॉडुलस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन अ बॉडी ड्यू टू शियर स्ट्रेस। ये ध्यान रखना होगा, ग्रेजुअली होगा है, शियर स्ट्रेस से क्या है, तो ध्यान रखिएगा। ये फार्मूला है, डायरेक्ट आपको याद कर लेना है, राइट आंसर होगा सी, टाउ स्क्वायर अपॉन 2c इंटू वी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेमिस थ्योरी इज एसोसिएटेड विथ। लेमिस थ्योरी जो है वो किससे एसोसिएटेड है, किससे जुड़ा हुआ है, तो वो थिक सिलेंड्रिकल सेल से एसोसिएटेड है, राइट आंसर हो जाएगा बी, थिक सिलेंड्रिकल सेल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूलर्स फार्मूला होल्ड गुड्स फॉर। यूलर्स फार्मूला जो होता है वो होता है लॉन्ग कॉलम के लिए, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, लॉन्ग कॉलम। और शॉर्ट एंड लॉन्ग कॉलम बोथ दोनों के लिए जो होता है वो होता है रैंकाइन फार्मूला। ये याद रखिएगा, ये दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन जरूर आने वाला है आपके एग्जाम में। मतलब सबसे सिंपल जब कॉलम का क्वेश्चन आता है, कभी भी आ जाता है टपक कर किसी भी एग्जाम में, तो यही आता है यूलर्स फार्मूला या फिर रैंकाइन फार्मूला, ओके। देखिए 66, द कॉलम हुज सिलेंडरनेस रेशो इज लेस देन 80 इज कॉल्ड, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, शॉर्ट कॉलम। इस पहले ही बताया था, शॉर्ट कॉलम यानी लेस देन 80 जब होगा किसी भी कॉलम का सिलेंडरनेस रेशो तो वो होगा शॉर्ट कॉलम। अब एक इसके पहले जो क्वेश्चन पूछे थे आया था, तो उसमें क्या था, लेस देन 30, तो ये भी शॉर्ट कॉलम के लिए ही होगा। 80 से तो शॉर्ट ही है, कम ही है, ठीक है। तो 80 होता है मैक्सिमम शॉर्ट कॉलम के लिए सिलेंडरनेस रेशियो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द बकलिंग लोड फॉर अ गिवन कॉलम डिपेंड्स अपॉन। बकलिंग लोड का आपको पता है फार्मूला, पीई इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर। तो ये डिपेंड किस पे है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉलम, इस पे डिपेंड है। जब आई का आप फार्मूला देखते हैं आई, तो वहाँ पे आपको मिलता है पाई अपॉन 64 अपॉन इंटू डी टू दी पावर 4, तो वहाँ से आपको पता चल जाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉलम, एरिया पे भी डिपेंड करेगा। लेंथ ऑफ द एंड लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द कॉलम, ओके।
और नेक्स्ट है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर द मटेरियल ऑफ द कॉलम। तो ये सब पे डिपेंड करता है। राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द लोड एट विच द कॉलम जस्ट बकल इज नोन एज। किसी कॉलम पे लोड आता है तो बकल होता है, बकलिंग आ जाता है उसमें, तो वो किस वजह से आता है? बकलिंग लोड, फिर क्रिटिकल लोड या फिर क्रिपलिंग लोड। तो इसमें से कोई भी एक हो सकता है, किसी भी कारण से बकल हो सकता है कॉलम। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, एनी ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन अ शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मोमेंट एवरी क्रॉस सेक्शन ऑफ द शाफ्ट विल बी अंडर शियर स्ट्रेस। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, शियर स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 70, द शियर स्ट्रेस एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर शाफ्ट अंडर टॉर्सन इज। शियर स्ट्रेस जो होगा सेंटर पे, किसी भी सर्कुलर शाफ्ट का सेंटर पे जो शियर स्ट्रेस होगा वो 0 होता है। राइट आंसर हो जाएगा 0। और मैक्सिमम कब होता है? मैक्सिमम होता है एट आउटर मोस्ट फाइबर। कहाँ होता है? एट आउटर मोस्ट फाइबर, यानी बाहरी जो हिस्सा होता है वहाँ पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है, और अंदर का जो सेंटर है वहाँ पे जो होता है वो 0 होता है शियर स्ट्रेस, यानी वहाँ शियर स्ट्रेस नहीं होता है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग हमेशा हर एनसीएल के हिसाब से 70 क्वेश्चन टेक्निकल का लेते हैं सब्जेक्ट वाइज। तो यहाँ पे टोटल 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जिसके आने के चांसेस है एग्जाम में, वो सारा क्वेश्चन और हर टाइप से, हर टॉपिक से कवर करा दिया हूँ। ठीक है, और इसका पीडीएफ आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप पे। ओके, और फ्रेंड्स आप लोगों को अगर लगता है बेसिक कंसेप्ट के साथ अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर मॉक टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमारा ट्यूटलेज एकेडमी एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए होंगे तो डाउनलोड कर लेंगे, और डाउनलोड किए होंगे तो आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं आपको लगता है तो, और प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं बेसिक कंसेप्ट के साथ और एक सीक्वेंस में। और आपका परफॉर्मेंस भी वीकली पता चलते रहेगा मॉक टेस्ट के थ्रू कि आपका लेवल क्या है वहाँ पे। तो इसका एग्जाम में काफ़ी सारा आपको बेनिफिट हो सकता है। एग्जाम में बैठने से पहले आपको पता रहेगा कि आपका लेवल क्या है, आप एग्जाम को क्रैक कर रहे हैं, ये आपको पहले से पता रहेगा। आप अगर मतलब रेगुलर टेस्ट देते हैं और पढ़ते हैं तो। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।